हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमने बोला था ये बनाने के लिए आपको हमने वेरिएबल भी लिख के दिया था, बनाया है ये बोलो 5/5 माइनस n बोल रहा। हमारे पास क्या बोला हुआ था कि इस केस में आपको वेपर प्रेशर बताना है। क्लियर? वेपर प्रेशर आपको निकालना था और वेपर प्रेशर निकालना है कब? जब आधा लिक्विड हमारे पास गैस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो उस केस में हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना था। तो हमने बोला था कि एक हमारे पास लेंगे लिक्विड का, लिक्विड, और एक हमारे पास था वेपर। हमने बोला था लिक्विड में ए का जो कलर चेंज करते हैं मैच कर जाता है, ए हमारे पास जो होगा वो ए का हमारे पास मोल लिक्विड में मान रहे हैं, अगर हमारे पास Na बराबर हम मान रहे थे n, उसके बाद हमारे पास B का जो अमाउंट कंसीडर कर रहे थे NB बराबर क्या होगा ये 5 माइनस n, क्योंकि हमारे पास लिक्विड में कितना मोल्स बचा होगा 5। उसके बाद वेपर में भी हमारे पास 5 मोल होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिक्विड में जो वेपर में A होगा और वेपर में भी हमारे पास B, तो टोटल A का हमारे पास 5 मोल था। तो अगर लिक्विड में अगर N है तो हमारे पास वेपर में जो मोल्स होगा यहाँ पे Na जो बात करेंगे वो 5 माइनस n, और यहाँ पे NB जो बात करेंगे वेपर में, अगर यहाँ 5 माइनस n है तो यहाँ पे क्या आएगा n। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास क्या था कि यहाँ से आपको पता करना था कि इस लिक्विड में हमारे पास कितना वेपर प्रेशर लगेगा, वही पूछा था, वेपराइज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? पीएस निकालना था। अब यहाँ से देखो, क्या हम यहाँ से YA बाई YB बराबर लिख सकते हैं P नॉट A इंटू XA डिवाइड बाई P नॉट A इंटू XB, सॉरी ऐसा बोलेगा रे। YA हमारे पास कितना है 5 माइनस n डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शंस वही होगा, टोटल मोल्स ऑफ A का टोटल मोल कितना है 5 डिवाइड बाय B का कितना है n डिवाइड बाय 5, ये 5 से 5 कैंसिल। दूसरा P नॉट A हमारे पास दे दिया हुआ है 300 इनटू XA का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास n डिवाइड बाय 5 होगा। XA मतलब मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय हमारे पास टोटल मोल्स, तो A का कितना है n, टोटल कितना है 5, तो n बाई 5 डिवाइड बाय हमारे पास PB का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 500 इनटू ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 माइनस n डिवाइड बाय 5 से ये कैंसिल। अब यहां से देखें ये क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस n बाय n इज इक्वल्स टू हमारे पास 3/5, ये कितना आ जाएगा n बाय 5 माइनस n। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो सेम ही टर्म्स है 5 माइनस n, यहाँ पे हमारे पास n और n। अच्छा यहाँ पे एक और काम करेंगे, एक छोटा सा हमारे पास इसको अगर पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। ये हमारे पास P नॉट A ही टर्म्स में रखेंगे और ये P नॉट B के टर्म्स में रखेंगे, ये P नॉट A बाय P नॉट B। ये अगर हम लिखना चाहें P नॉट A बाय P नॉट B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस n डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 माइनस n बाय n इज इक्वल्स टू हमारे पास अंडर रूट P नॉट A बाय P नॉट B, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जो इक्वेशन आया, अब इसके एक और टर्म्स का इक्वेशन लाएंगे और उसको लाएंगे हम PS के टर्म्स में, और PS के टर्म्स में लाएंगे और वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि PS का यहाँ पे दो टर्म्स को इक्वेट करेंगे और हमारे पास डायरेक्ट प्रेशर आएगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मगर जो अगर उस बेसिस पे भी सॉल्व करोगे सेम ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़े।
अब दूसरा हमारे पास YA, अच्छा नहीं YA, हाँ YA वाला एक पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास YA बराबर क्या लिखेंगे, PA बाय हमारे पास PS। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास YA का वैल्यू कितना आएगा, A का हमारे पास वेपर फेज में कितना मोल्स है 5 - n, और हमारे पास टोटल कितना होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो एक बार लिख लेंगे, YA इज इक्वल्स टू हमारे पास P0A इंटू XA डिवाइड बाय, हम इसको PS में ही रखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास जब पुट करेंगे तो ये A का कितना था वेपर फेज में 5 - n डिवाइड बाय 5 रहेगा। क्या, अच्छा सॉरी 5 - n बाय 5 होगा, इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं P0A बाय हमारे पास PS। XA का वैल्यू कितना था, XN था शायद ना, तो ये n - n बाय 5 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - n बाय n इज इक्वल्स टू P0A बाय PS। इसको इक्वेशन नंबर 2, क्या हम लोग ले आया था 5 - n बाय n, 5 - n बाय n यही था। तो अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इसको बराबर कर सकते हैं। कहाँ आ गया भाई इसकी आंख, हमारे पास ऑलरेडी, एक बार लिख देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास क्या है 5 - n बाय n इज इक्वल्स टू √ P0A बाय P0B, यही इक्वेशन नंबर 1 था। अब अगर हमारे पास दोनों, अगर ये वेरिएबल वाला टर्म्स अगर हम हटा दें तो ये दोनों टर्म्स ये आपस में बराबर होगा। इसका हमारे पास RHS, इसका RHS बराबर होगा, क्योंकि LHS LHS बराबर, इतना छोटा सा मैथ्स। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं √ P0A हमारे पास P0B इज इक्वल्स टू P0A बाय हमारे पास PS। हमें क्या निकालना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना था। तो अगर हमारे पास PS बराबर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास √ P0A इंटू हमारे पास P0B। अच्छा ये क्या बच गया, हमारे पास PS इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास था क्या P0A बाय हमारे पास P0B। अब अगर हमारे पास P0B जो डिवीजन में जाएगा, यहाँ टर्म्स कुछ कटना चाहिए, ये हमारे पास PS आ गया, हाँ A कटेगा मगर हमारे पास PS है ना, ठीक। अच्छा इसको भी तो उल्टा होना पड़ेगा, P0B ये आएगा ना, ये हमारे पास P0B, या एक बार ऐसा लिख देते हैं, ये हमारे पास √ P0A बाय P0B इज इक्वल्स टू 1 बाय PS। ये P0A को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा P0A का हमारे पास स्क्वायर, या 2 बार लिख सकते हैं P0A, एक से एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग PS बराबर लिख सकते हैं √ P0A इंटू P0B। अब ये ऐसा क्यों किए कि सॉल्व करके भी बना सकते हैं, ऐसा क्यों किए ये समझना कि जब भी ऐसा कोई 2 लिक्विड दिया रहे जिसमें हमारे पास आधा लिक्विड हमारे पास वेपर में चेंज हो जाए तो डायरेक्ट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं √ P हमारे पास PA इंटू PB, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड हो और हाफ ऑफ लिक्विड हमारे पास वेपर में चेंज हो जाए तो उस समय अगर हमसे पूछेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, फॉर्मूला ये बनेगा। कंडीशन क्वेश्चंस में लिखा हुआ ना, एक लाइन नहीं लिख सकता है कि ये फॉर्मूला प्रेशर ऑफ, लिख देते हैं, छोड़ो बोल दिया बाबू, कैसे बोलते हैं, when half of liquid change into vapor, ये तभी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा जब आधा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां से देखो हमारे पास P0A कितना दिया था 300,
हमारे पास पी नॉट बी 500, 2 0 2 0 100 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट हमारे पास 15 कितना आता है 3.87। अरे 100 है ना रे, पांच या 15। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है तुरे? लिखते हैं भाई, ऐसा इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 100 गुना 100, ऐसा आ सकता है। रूट के अंदर जब दो टर्म से 2 बार रिपीट होता है तो उसको 1 बार बाहर निकाल सकते हैं। अंडर रूट हमारे पास 15 इंटू हमारे पास रूट के बाहर 100, रूट 15 का वैल्यू देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 4 से हमारे पास कम होगा 3 से ज्यादा होगा। तो बिना बनाए हुए भी सॉल्व कर दे, अगर भी तुम्हें दिख जाएगा कि ये 3 से जो 400 से जो डाटा कम होगा वही ऑप्शन सही है। अब अगर एग्जैक्ट निकालना है तो ये आएगा आई थिंक 3.87। एक बार चेक कर लेते हैं। 8729 8729 इंटू हमारे पास 100 मल्टीप्लाई करोगे 387.29, राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 387 mm HG स्केल में। क्या बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बस, अब नेक्स्ट बार इतना लंबा डेरिवेशन नहीं करना है, बस याद रखना कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में आधा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। लिख लो। अरे पीछे वाला नहीं लिखे थे, इतना तो लिखे थे। है हरामी खैर, सोया हुआ है, जो बोलेंगे हो गया तो फिर लिखना शुरू करेगा। क्या तो क्या करेगा? घर पे बनाएगा। बहुत उम्दा विचार है। तो ये घर से तो बना के आना था ना, हमने तो बोला भी था, और हमने बोला था 50 रुपया कम से कम। ये भी तो झूठे बहाने, घर से बना के आते तो कहते अरे सर बना तो आए हैं। 50 रुपया तो कुछ बोलने के लिए लायक तो रहता। हाँ, जो एक क्वेश्चन नहीं बना रहा है वो नेगेटिव में लेकर आई है तू। आती नहीं ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो आंसर लेके नहीं आए ना। हाँ हो गया ये। तीन मोल हो, 8 मोल हो, 10 मोल हो, 50 मोल हो, हमने बोला ही क्या है कि हमारे पास आधा लिक्विड किस में चेंज हो जाए? वेपर में। मान के जो 3 और 5 था, इक्वल होने का कोई जरूरी, आधा लिक्विड किस में चेंज होना चाहिए? वेपर में। कितना मोल है कोई लेना देना? बस बढ़े अब आगे, कुछ ज्यादा बढ़ गए। ये साइड में फॉर्मूला लिख लीजिएगा। भैंस की आंख, ये तो आएगा ही नहीं यार। छोड़ दिए रो आप। हर चल रहे घर में तो कर ही लेगा। इसको कर देते हैं। इसको बस हमें करना क्या है, इसको नीचे लेकर आएंगे, कवर नहीं होगा।
मत देखो, आंख बंद कर लो। हाँ कुछ देर। अभिषेक, कल तुमको जाते वक्त कुछ प्रवचन दिए हैं ना रे? जाहिल। अरे इसका ध्यान कहीं और रहता है आजकल। तुमको भी आज बोले थे, ऊपर था ना कैबिन में पूछने आया था। तुम ले लेता है, हम कहीं मारते थोड़ी हैं। हाँ। वैसी चीज को अगर रिपीट करेंगे तो 10 बार 10 उसको नाम चेंज करते रहेंगे। आज हम बोल रहे हैं अमन लड़का है, तो कल थोड़ी बोल देंगे अमन लड़की है। अगर बोल सकते हैं तो फिर 3 लिख ले। तो इक्वेट करने के लिए बस एक जगह लिखे थे, एक जगह वो अलग स्लाइड में था, ये अलग स्लाइड में था। घर में कर लेना। तुम होगी हरामी आदमी है तुम लोग यार। तुमको तो अच्छा लग रहा है। अरे हो गया, चल जल्दी करो। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसी को पता है? बहुत अच्छा। ऐसे 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 ऐसे। अरे जो भी बोलो ना, बोलो ना। 2 मिसिबल लिक्विड है, उसको सेपरेट करने। और किसी का कुछ बोलो आप। और किसी का कुछ? और किसी को कुछ बोलना है? चलिए, अब ये 2 लिक्विड पे कंडीशन क्या होगा कि कब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाए? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए और अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा रेंज नहीं तो डिफरेंट होना चाहिए। और जनरली हम मानते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के अगर हमारे पास वो पॉइंट, वो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट, तो इजीली पॉसिबल होता है। आएंगे? अरे लिख लिया। चलो अब हम लोग समझने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है 2 लिक्विड के लिए। फ्रैक्शनल क्या किसमें? डिस्टिलेशन हो गया। कोई नहीं है, सीख रहे हैं, तुम लोग से भी कुछ सीखे, हम भी हमसे ही सीखो। ऐसा 2 वे हो तो बढ़िया है। हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि 2 लिक्विड को, 2 लिक्विड हमारे कोई भी हमारे पास मिक्सचर होगा 2 लिक्विड का, उससे हमारे पास सेपरेट करना दोनों को। ए और जैसे ए और बी को मिक्स किए, ए और बी को मिक्स करेंगे तो अगर हमारे पास मिक्स है तो उसमें हमारे पास ए को सेपरेट करना और बी को सेपरेट करना, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस हो। जनरली हम मानते हैं अबव 20 डिग्री सेल्सियस का, कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस का है तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, वो इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है अगर डिफरेंस है तो कर सकते हैं, मगर इफेक्टिव तब होता है जब हमारे पास 20 डिग्री का डिफरेंस हो। क्लियर?
तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस हो। कैसे होगा, किस तरह होगा वो समझेंगे। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एक हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे, ये समझना। और दूसरा समझना, अब यहाँ से ये चीज समझ में आ गया कैसे होगा वो देखेंगे। हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म होगा। वो दोनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा और लास्ट क्लास में हमने वो ग्राफ बनाया था, अगर याद हो तो। दो कंडीशन पे टेम्परेचर प्रेशर, वही यूज करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। दूसरा, अब हमारे पास बात समझना कि अगर हमारे पास लिक्विड से वेपर बनेगा, लिक्विड में हमारे पास मोल फ्रैक्शन अलग और हमारे पास वेपर में मोल फ्रैक्शन अलग होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मगर जो लिक्विड को, जो वेपर को हम लिक्विफाई करेंगे या कंडेंस करेंगे, उन दोनों का मोल फ्रैक्शंस, क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? फिर से समझना कि अगर हमारे पास लिक्विड में कोई भी मोल फ्रैक्शन होगा, जितना भी मोल फ्रैक्शंस है उसका हमारे पास वेपर बनेगा, तो लिक्विड और वेपर का हमारे पास मोल फ्रैक्शंस अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास वोलेटाइल को ज्यादा होगा, कोई कम होगा। क्लियर? अब हमारे पास जो ऊपर बना उस वेपर को अगर कंडेंस करेंगे, वेपर से हमने क्या किया, कंडेंस किया, तो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा और उस वेपर को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड होगा उसमें हमारे पास मोल फ्रैक्शन सेम होगा। तो यहां चीज समझना। हाँ, तो यहां पे अब समझना कि हमारे पास जब वेपर हमारे पास लिक्विड से वेपर चेंज करेंगे मोल फ्रैक्शन चेंज होता है, मगर वेपर से लिक्विड में चेंज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा। लिक्विड से वेपर मोल फ्रैक्शन चेंज, मगर वेपर से लिक्विड करेंगे तो सेम। क्लियर? चल, एक का क्वेश्चन है, नहीं लेंगे, जब वो ग्राफ बनाएंगे तो फिर से ये चीज बात समझ में आएगा, जिसको अगर ना समझ में आया हो तो। अच्छा, पहले तो एक दो तीन लाइन लिख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ लिक्विड। लिख लो, बोल दें या फिर लिख दें? पीडीएफ में फिर मिलेगा। अच्छा, वीडियो जो लिखो, हमारे पास क्या है लिखना? इट इज अ मेथड ऑफ, it is a method of separation of, it is a method of, it is method of separation of pure liquid from the solution, from the, या मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन वो है मतलब वो मिक्सन ही है। तो इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन। दिस मेथड इज इफेक्टिव, दिस मेथड इज इफेक्टिव when boiling point difference between की जगह among लिख देते हैं, among liquid is equal or more than 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन लिख लो, कोई मतलब ही नहीं है, डिफरेंस तो वही आएगा। केल्विन में भी करो तो ये 20 यूनिट का लिख लो, 20 यूनिट। इस अगर 20 यूनिट का कम भी है तब भी यूज कर सकते हैं, मगर वो ना इफेक्टिव नहीं होगा, वो नंबर ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अरे तो बोल रहे थे तो क्या कर रहा था, दोनों काम कर रहे थे, बोल के भी लिखवा रहे थे, लिख भी दे रहे थे, तो इतना तो अनपढ़ नहीं है। अब लिखो दूसरा पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्ट्रेस। हाँ, अरे लिख ले भाई, लिख ले, वरना गरिया आएगा बाद में। तो कौन गरियाता है? तुम लोग तो दूध का धुला इंसान है। तब आयु शाश्वत,
क्वेश्चंस बना रहा है, दिखता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, क्वेश्चंस लगा रहा है, चेहरा दिख रहा है पूरा ब्लैंक है। और आप पीछे का बैठता, आगे नहीं बैठ सकता है। इन लोग 2 बैठा हुआ है, 3 बैठो, वो तो अलग जानवर ही है। चलो लिखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी परफॉर्म इन 2 केस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, fractional distillation can be performed in 2 ways। पहला जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, या कांस्टेंट एक टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग दोनों को समझेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और दोनों को समझेंगे, और लास्ट क्लास में हमने दोनों का हमने डायग्राम बनाया हुआ है। बढ़े आगे, चलिए। हमारे पास डायग्राम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे, बोलो दरअसल पहला वाला कौन सा कंसीडर करें? लिखे क्या थे पहला केस? कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये हमारे पास केस 2 है, वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे तो थोड़ा सा समझना, वही कंसीडर कर रहे हैं, पी नॉट ए ज्यादा होगा पी नॉट बी के कंपैरिजन में। तो हमारे पास यहां से ले रहे हैं एक्स से बराबर जो होगा वो हमारे पास 0 नहीं 1 ले रहे हैं ना, पी नॉट ए लिए थे लास्ट टाइम। बोलने की तो बी भी ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स से बराबर हमारे पास 1 है, और वेपर फेज में भी लोगे तो वाई ए बराबर हमारे पास 1। तो यहाँ पे बी जो होगा एक्स ए या वाई बी 0। हमारे पास यहाँ पे एक्स बी जो है वो 1 है, या वाई बी हमारे पास क्या है? 1 है। तो प्योर हमारे पास बात करेंगे, 2 डायग्राम बनेगा, एक वेपर फेज का और एक लिक्विड फेज का। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पी नॉट ए है, ये हमारे पास पी नॉट बी है, तो हमारे पास हाई प्रेशर पे क्या एग्जिस्ट करता है? लिक्विड या वेपर? लिक्विड। तो ये रॉल्स लॉ वाला जो लाइंस बढ़ रहे थे वही लाइंस आएगा। दूसरा आप समझेंगे, हमारे पास लो प्रेशर पे वेपर होगा, तो नीचे जो डायग्राम आएगा वो हमारे पास किसका आएगा? वेपर का आएगा। दूसरा, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला, प्रेशर वाला जो पी नॉट ए के जगह पे अब क्या आ जाएगा? टी नॉट, या फिर हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बी। चलो सौदागर बताएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ए और बी में? बी का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है। बहुत अच्छे। तो यहां पे हमारे पास क्या है? ये टी नॉट बी हम कंसिडर करेंगे, और यहां पे हमारे पास टी नॉट ए और बी जो टी जो लिख रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट पहले से पता है। अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको एटमॉस्फेरिक हमारे पास अप्रोच करने के लिए कम प्रेशर चाहिए, तो जल्दी कर जाएगा, तो लो टेम्परेचर हो गया। अगर कम वेपर प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक बराबर होने के लिए उसको ज़्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब टेम्परेचर राइज करेंगे, क्योंकि बताए थे वेपर प्रेशर सिर्फ 2 ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड ए और बी के अलावा तो कुछ नहीं चेंज कर रहे, तो दूसरा वेपर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? टेम्परेचर राइज करने पर। क्लियर? चलो अब इसमें हमने जो कर्व बनाया था कुछ ऐसा बनाया था। अब यहां से समझना, क्या हुआ रे? फुसफुसा रहा है, कुछ है तो बताओ, हम भी सुनेंगे, और नहीं है तो फिर सुनो यहां आराम से।
चलो यहां से देखो, हमारे पास सबसे अच्छा, यहां एक बार और कर लेते, तुम लोग महान हो, कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास ऊपर वाला लिक्विड फेज है, नीचे वेपर का, यहां पे ऊपर वाला वेपर है, नीचे लिक्विड का। क्लियर हमारे पास? अब यहां से समझना, अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर लिक्विड ले रहे हैं, पार्टिकुलर लिक्विड लेंगे जिसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमें मालूम है, तो किसी एक पॉइंट पे चलते हैं, मतलब यहां से इन लाइन के बीच कहीं पे होगा। हमारे पास कंसीडर करते हैं कि ये लिक्विड हमारे पास इस पॉइंट पे, हमने इस पॉइंट पे मतलब मोल फ्रैक्शन जो XA का कुछ होगा, XB का कुछ होगा, उसका हमारे पास प्रेशर यहां पे आएगा। क्लियर? अब इस लिक्विड को क्या करेंगे हम? वेपराइज। इस लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अच्छा, इसमें हमारे पास चेंज करते पॉइंट्स, बेहतर होगा, यहां पे लेते ताकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा, वरना प्रॉब्लम आएगा। अब यहां से समझना, इस पॉइंट पे हमने लिक्विड लिया है, सॉल्यूशन लिया है, इसमें कुछ मोल्स फ्रैक्शन हमारे पास A का होगा, कुछ B का होगा। अब यहां से समझना, हमारे पास ज्यादा वोलेटाइल कौन है, A और B में? A ज्यादा वोलेटाइल है, तो जितना भी हम लिक्विड लें उसमें हमारे पास लिक्विड जो हमारे पास अगर ज्यादा जो वोलेटाइल होगा उसका हमारे पास वेपर प्रेशर, एक मिनट रुको ना, तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इस पॉइंट पे हमने लिक्विड लिया तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर ज्यादा, या सॉरी ये ऐसा बोल सकते हैं कि उसका अमाउंट ज्यादा हमारे पास वेपर में चेंज होगा। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका हमारे पास वेपर का अमाउंट भी, वेपर में उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। जो लेस वोलेटाइल होगा उसका हमारे पास वेपर में अमाउंट कम होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये जो लाइन हमारे पास आएगा, पता है, ये जो हमारे पास है लिक्विड से जब वेपर में चेंज करेंगे ये मोल फ्रैक्शंस यहां पे आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें हैं बढ़िया से, ये क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है, इस सॉल्यूशन पे लेंगे तो देखो, अगर जब हमारे पास लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है। अभी बोले थे लिक्विड है और हमारे पास ऊपर वेपर है, तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग इस वजह से होगा कि दोनों का वोलेटाइल अलग अलग है। तो जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, जो लेस वोलेटाइल है उसका अमाउंट कम होगा। तो जो ज्यादा वोलेटाइल है उसकी ओर अप्रोच करेगा। तो जब हमारे पास वेपराइजेशन करेंगे क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शंस चेंज होगा। ये हमारे पास क्या है? वेपराइजेशन। अब क्या करेंगे, वेपर को हम लोग फिर से क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे। तो वेपर को अगर कंडेंस करेंगे तो क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये स्टेट। फिर हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास लिक्विड होगा, लिक्विड को फिर से किस में चेंज करेंगे? वेपर में चेंज करेंगे। ये यहां पे जाएगा, फिर से हमारे पास मोल फ्रैक्शंस क्या होगा? चेंज होगा। ए का हमारे पास बढ़ेगा और बी का घटते जाएगा, मतलब बी का अमाउंट हमारे पास सॉल्यूशन में बढ़ते जाएगा। वेपर में जो बार बार करोगे तो बी में हमारे पास नहीं उड़ेगा, ए हमारे पास बार बार उड़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? फिर से हम लोग क्या करेंगे? वेपर को कंडेंस करेंगे, मोल फ्रैक्शंस फिर से चेंज नहीं होगा। तो अगर इसी चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या हम प्योर के पास पहुंच जाएंगे? तो अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये नंबर ऑफ स्टेप कम हो जाएगा, मगर अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो ये नंबर ऑफ स्टेज क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ये इफेक्टिव तब होता है जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस अच्छा खासा हो, तो उस केस में हमारे पास जल्दी सेपरेट कर पाएंगे। मगर अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस ना होगा तो वो नंबर ऑफ स्टेज क्या हो जाएंगे? बार बार बढ़ जाएंगे, क्योंकि लिक्विड से वेपर में चेंज करोगे, अगर दोनों का अबाउट में हमारे पास सेम है तो दोनों का अच्छा खासा अमाउंट जाएगा। फिर
किसी थोड़ा थोड़ा अमाउंट किसी का घटेगा। मगर अगर हमारे पास मान के चले बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अच्छा खासा है तो एक का बहुत ज़्यादा होगा, दूसरे का बहुत कम होगा। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलो अब यहां पे वापस आते हैं। ये कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो फिर से हमारे पास क्या है कि किसी पॉइंट पे हमारे पास लिक्विड लेंगे। फिर से एक बार एक और, चलो देखो यहां से हमारे पास क्या किया है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना मोल फ्रैक्शंस होगा एक्स ए और एक्स बी का, उस अमाउंट पे हमने क्या लिया? इस अमाउंट पे हमने लिक्विड लिया। ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन कुछ होगा एक्स ए का और कुछ एक्स बी का होगा। वो हमने क्या किया? लिक्विड से हमारे पास किस में चेंज किया? वेपर में। अब ये बस याद रखना किस और अप्रोच करेगा, ये इधर अप्रोच करेगा या इधर अप्रोच करेगा, उस चीज को समझना। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो वोलेटाइल कौन है? ए, तो ए की ओर बढ़ेगा। तो हमारे पास जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका ज्यादा वेपर बनेगा, जो लेस वोलेटाइल है उसका अमाउंट घटेगा। तो लेस वोलेटाइल बी है और मोर वोलेटाइल ए है, तो ये कर्व किसके अप्रोच करेगा? बी की ओर। तो जब वेपराइजेशन होगा मोल फ्रैक्शंस चेंज होगा। मगर जब कंडेंस करेंगे तो अगर वेपर में 4 मोल है ए का, तो लिक्विड करोगे, लिक्विड में चेंज करो तो तभी तो 4 ही मोल रहेगा, उसमें मोल में चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंजेस हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास गैस फेज में ज्यादा होगा, लिक्विड फेज में चेंज करोगे तो कम होगा, मगर अमाउंट तो वही होगा ना, 4 मोल 4 मोल। बात समझ में आया? इसलिए इस केस में जब हमारे पास कंडेंसेशन करते हैं, जब हमारे पास कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। अब फिर से हमारे पास लिक्विड बना, ये हमारे पास पहला वेपराइजेशन कंडेंसेशन एक स्टेप दोनों मिलके। अब फिर क्या करेंगे? हमारे पास लिक्विड से फिर से वेपर बनाएंगे, तो जो मोर वोलेटाइल होगा उसका और अमाउंट बढ़ेगा और हमारे पास जो लेस वोलेटाइल होगा उसका और अमाउंट घटेगा। फिर हमारे पास वेपराइजेशन करेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर उसको कंडेंसेट करेंगे तो सेम ही हमारे पास मोल फ्रैक्शंस होगा। और फिर जो बचेगा उसको फिर से करेंगे, तो अगर ये 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर से एक बार करेंगे प्योर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? बी को हमने ए को सेपरेट कर दिया, तो जो बचते जाएगा वो क्या होगा? उसमें बी का अमाउंट बढ़ते जाएगा, तो ऐसे रिपीट करते जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर? अब तो यहां से 2 पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या क्या हमारे पास पॉइंट है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन विल चेंज। क्या बात समझ में आया? और हमारे पास दूसरा पॉइंट ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन विल नॉट चेंज। क्या ये बात क्लियर? और ये भी बात समझ में आ गई, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाएगा, और कम अगर हमारे पास ज्यादा डिफरेंस है तो नंबर ऑफ स्टेप घट जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप जिसमें कम होगा वो हमारे पास बेहतर होगा ना। जैसे हमारे पास एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल होता था,
चलो हो गया। अरे वो दूसरा भी कर लो ना, कितना लिखना है, एक साथ कर लो। अब हमारे पास दूसरा समझेंगे। यहाँ पे फिर से कोई लिक्विड लेंगे, लिक्विड लेंगे तो हमारे पास किसी पार्टिकुलर कंपोजिशन पे ले रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम लिक्विड इस पोजीशन पे लेंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी ओर अप्रोच करेगा, उसमें भी वही था सेम ही, एक ही और अप्रोच करेगा, ये भी एक ही और अप्रोच करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर भी ज्यादा बनेगा। हाँ हाँ, ज्यादा वोलेटाइल है, अमाउंट ज्यादा होगा वेपर में। बी बी का अमाउंट अगर जब ए में घटते जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में ए घटते जाएगा, ए घटते जाएगा तो बी में हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, बी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हाँ सॉल्यूशन में बी बढ़ता जाएगा। अरे ए हटा रहे हो ना, हाँ ए गैस पेन में उसको कंडेंस कर रहे हो और बार बार कर रहे हो ना, तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन में बच रहा है उसमें ए का अमाउंट घट रहा है और बी का अमाउंट बढ़ रहा था। जैसे जैसे ए सेपरेट हो जाएगा जब लास्ट में, तो पूरा क्या बचेगा, सॉल्यूशन में सिर्फ बी ही बचेगा। वेपर करके जो कंडेंस कर रहे हो, जो लिक्विड कर रहे हो, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए सिर्फ रह जाएगा। जो नीचे जो बच जाएगा सॉल्यूशन में उसमें भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और वो कैसे पता चलेंगे, मोल फ्रैक्शन तुमको पता है ना, मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो रिजल्टेंट में देख ले देंगे। वाई देखो यहाँ से वाई या ये जो हमारे पास वेपर फेज में वाई और वाई बी यूज करेंगे, मगर जब लिक्विड फेज में है तो एक्स ए और एक्स बी रिप्रेजेंट करेंगे ना। ए का हमारे पास मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये जब हम वेपर फेज में बात करेंगे तो वो टर्म यूज करेंगे हमारे पास वाई के टर्म्स में, और जब लिक्विड में चल जाएगा तो वही एक्स ए के टर्म्स में हो जाएगा। तो इस केस में जो कंडेंसेशन है यहाँ पे वाई ए का जो वैल्यू होगा और लिक्विड में जो हमारे पास एक्स ए का वैल्यू होगा वो दोनों बराबर होगा, मगर यहाँ पे वेपर और यहाँ पे लिक्विड वाला वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ए का बढ़ रहा होगा ना, बढ़ रहा होगा वेपर में, लिक्विड में घट रहा होगा। हाँ वाई बी वाई ए बढ़, तुम दोनों बात बोल रहे हो, वाई ए घट रहा है वाई ए बढ़ा रहा है। वाई ए हमारे क्या, एक्स ए घट रहा है वाई ए बढ़ रहा है, ए की बात फिर वही चीज तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो। क्लियर, अब बढ़े आगे। अब यहाँ पे आएंगे, हमारे पास फिर से क्या लिए, लिक्विड लिए हमने, लिक्विड लिया, लिक्विड को क्या करेंगे, लिक्विड से हमारे पास वेपर में चेंज करेंगे, और वेपर में चेंज करेंगे फिर से हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस चेंज होगा। क्लियर, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका अमाउंट बढ़ेगा, लेस वोलेटाइल है उसका अमाउंट घटेगा। तो अब इस वेपर को जो यहां पे हमारे पास वेपर फॉर्म हुआ, फिर उसको क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, मोल फ्रैक्शंस में कोई चेंजेस नहीं। फिर से इसको क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे जो लिक्विड बनेगा, यहां पे हमारे पास लिक्विड मिलेगा, उसको फिर से हम लोग वेपराइज करेंगे, वेपराइज करेंगे तो ये अगर बढ़िया से ग्राफ बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली यहां पे आके मिलता। उसके बाद हमारे पास फिर सिर्फ वेपर जो बना, सिर्फ हम मान सकते हैं कि एक टाइम के बाद ऐसा हुआ होगा, सिर्फ वेपर किसका बना होगा, ए का बना होगा, बी का कुछ बना ही नहीं होगा। तो प्योर जब ए का प्योरा बन जाएगा तो उसी को कंडेंस कर दो, प्योर ए बन गया। कुछ ऐसा काम धीरे धीरे घटते घटते कुछ ऐसा टाइम आएगा ना कि बी का कुछ चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बी क्या है, लेस वोलेटाइल, ए मोर वोलेटाइल। तो जब घटते घटते चला जाएगा हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन जो कंडेंस कर रहे हो बार बार, उसमें बी का अमाउंट घटते घटते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो वेपर बनेगा सिर्फ ए का बनेगा, बी का बनेगा ही नहीं। बी का अगर बनेगा नहीं तो ए को जितना बनेगा उसी का प्योर। अगर बी ए का ही बना तो ए को कंडेंस करोगे तो ए प्योर हो गया, अब फिर जो सॉल्यूशन बचा उसको फिर से बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। तो बार बार करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर ए मिल जाएगा, कंडेंस करेंगे। ये वाला सेम ही चीज तो है, एक सॉल्यूशन लिया, हमारे पास सॉल्यूशन लिए तो उसमें हमारे पास वेपर में चेंज करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका अमाउंट बढ़ेगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका जल्दी ज्यादा लिक्विड ना हमारे पास वेपर में चेंज होगा तो उसका अमाउंट बढ़ा। फिर कंडेंसेट करेंगे तो मोल तो वही रहेगा,
फिर जो हमारे पास लिक्विड में ना उसको फिर से वेपराइज करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो कम होगा उसको और उड़ेगा, दूसरे वाले का कम रहेगा। तो ये कम करते होते तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कुछ नहीं बनेगा उसका वेपर। तो वही जब वो होगा तो जब उसको कंडेंसेट करेंगे तो प्योर हमारे पास ये मिल जाएगा। और जैसे जैसे ये सॉल्यूशन में घटते चला जाएगा बी का अमाउंट बढ़ते जाएगा, तो जब हमारे पास सारा सेपरेट कर लोगे तो बी हमारे पास प्योर हो जाएगा, सॉल्यूशन में ही बच जाएगा लिक्विड फेज में ही, और वेपर तो वेपर को बार बार कंडेंस करके तो यही मिल रहा है। क्लियर? तो ये दोनों बात अब दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा कि जब भी वेपराइजेशन करेंगे लिक्विड से वेपर चेंज करेंगे मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, मगर हमारे पास वेपर से अगर लिक्विड चेंज करें तो मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज होगा। कंडेंसेशन के ड्यूरिंग कोई मोल फ्रैक्शंस में चेंजेस नहीं, हमारे पास वेपराइजेशन में मोल फ्रैक्शंस का चेंज होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। ये हमारे पास कंडेंसेशन। तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो उतना हमारे पास बेहतर। सृष्टि कुछ है? जैसा मौन बैठी थे हम सोचे कुछ है। प्रत्युष बाबू क्लियर? बढ़े आगे? अरे हाँ या ना बोलो कुछ। इतना मरल जैसा कब से हो गया हूँ। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर उसका ज़्यादा चेंज ना होगा, तो वेपर अगर ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शंस भी ज़्यादा होगा, तो उसी और ना बढ़ेगा जिससे अरे उसका बड़ा ज़्यादा होगा। है कुछ? ये है स्प्लिट पर्सनालिटी वाला आदमी है ये, स्प्लिट पर्सनालिटी। अरे मतलब एक से ज़्यादा पर्सनालिटी, कि एक को समझ में आया दूसरे को नहीं आया, दो आदमी रहता है इसके अंदर। हो गया रे? चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना। हमारे पास एक है, ए का हम 3 मोल ले रहे हैं और बी का हमारे पास 5 मोल। ए का हमने 3 मोल लिया, बी का हमने 5 मोल लिया। 25 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। अब हमारे पास क्या है? डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर ऑफ द सॉल्यूशन, लिक्विड से वेपर बना, उस वेपर सॉल्यूशन को कलेक्ट किए, वेपर को कलेक्ट किया और क्या किया? कंडेंस किए सेम ही टेम्परेचर पे 25 पे, तो दोबारा भी जो बनेगा वो भी आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। फिर हमने क्या किया? उसको कंडेंस करके फिर से हमने उसको क्या किया? वेपराइज किया, फिर से वेपर बनाए और फिर से उसको हमने क्या किया? कंडेंसेट कर रहे हैं। अब कंडेंसेट कर रहे हैं तो हमारे पास पूछ रहा है डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फाइनल कंडेंसेट, कि उस लिक्विड में हमारे पास मोल फ्रैक्शंस क्या होगा। क्या बात समझ में आया? तो सबसे पहला समझना कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड से किस में चेंज किया हमने? वेपर में। वेपर से हमने फिर से इसको चेंज किया लिक्विड में, तो कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। और इस लिक्विड को फिर हमने किस में चेंज किया? वेपर में। और वेपर को हमने फिर से क्या किया? कंडेंसेट कर दिया और वो हमारे पास लिक्विड में बना। और इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास समझना, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना है? XA का कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/8। हमारे पास XB का जो वैल्यू आ जाएगा वो, क्लियर यहां तक? यहां से वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ A बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B,
वेपर फेज में क्या ये फॉर्मूला पड़ेगा पी नॉट ए इंटू सिर्फ वाई ए थोड़ी है, वाई ए बाई वाई बी है ना, तो पी एस कट जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहां से देखो पी नॉट का वैल्यू हमें पता है 300, एक्स ए का वैल्यू पता है 3/8 और यहाँ पे हमारे पास 500, ये 5/8, 8 से 8 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/25। हम अब यहाँ से समझना, यहाँ से हमारे पास ये लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए जो आएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 19 और 9 और हमारे पास 25 कितना हो गया 34 बटा हमारे पास 9/34, एक्स बी बराबर जो आएगा वो हमारे पास 25/34। ये समझ में आया? वाई ए बाई वाई बी, ये मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ बी ही तो आएगा, क्योंकि मोल ऑफ ए बाय टोटल, मोल ऑफ बी बाय टोटल, टोटल तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ ए है इन वेपर फेज बाय मोल्स ऑफ बी है इन वेपर फेज। तो इक्वेट कर देंगे तो ए और बी पता चल गया, उसी रेशियो में होगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 34 हो जाएगा। तो यहां से या ऐसे लिख लो, अगर तुम्हें उतना अगर लग रहा है तो वाई ए बराबर पुट करना, वाई बी बराबर पुट करो। इसका इसलिए यूज कर रहे हैं कि इससे एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो यहां पे वाई ए जो वैल्यू अगर ऐसा भी कर सकते हो पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय हमारे पास पी एस। अब ये क्यों यूज नहीं कर रहे हैं वो समझना। पी एस निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेशन बढ़ेगा, फिर उससे भी यही लेके आने वाले हो, तो फिर काहे उतना लंबा कैलकुलेशन करना। तो दो चीज है, कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और हमारे पास बात तो सही है। तो यहां पे भी यहां पे वाई ए जो आएगा वो 9/34, हमारे पास वाई बी जो आया वो 25 बाय हमारे पास 34। तो हमने कंडेंसेशन, ये हमारे पास क्या था वेपराइजेशन, ये हमारे पास क्या है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के ड्यूरिंग मोल फ्रैक्शंस, तो जो वेपर का था वही लिक्विड का हुआ। अब हमारे पास इस लिक्विड का फिर से हम क्या मना रहे हैं वेपर। तो अगर हम लोग मान रहे हैं वाई ए बाय वाई बी जो मान रहे हैं, बस डायस लगा दें डिफरेंशिएट करने के लिए, या यहाँ पे डायस लगा लो, ये फर्स्ट टाइम हो रहा। डबल डायस अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये दूसरी बार है। क्लियर? तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे भी डायस लगा सकते हो। क्लियर? यहां से भी यहां पे हम पुट करेंगे, पहले देखो 34 फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 9/25 और ये कितना था 3/5, ये 3 इंटू एक्स ए मतलब 9, हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा 5/5 इंटू 25, 34 तो कैंसिल हो जाएगा ना रे, तो ऊपर 9 बचा, नीचे हमारे पास 25 और हमारे पास जो ये 300/500 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/5 ही तो बचेगा। क्लियर? अब यहां से हमारे पास क्या निकल गया, ये 9 27, 25 बचे 125, 3 से कट रहा है क्या, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8 नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास आ गया। मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास यहाँ पे वेपर फेज में अगर निकालना चाहेंगे y डबल डैश ए का, तो ये 125 और हमारे पास 27 जोड़ो 152, तो ये कितना आ जाएगा 27/152। हमारे पास y b डबल डैश कितना आ जाएगा 125 बाय हमारे पास 152। तो जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा वही हमारे पास लिक्विड फेज में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखेंगे एक्स ए बराबर ये कितना आ जाएगा 27/152 और हमारे पास एक्स बी जो होगा वो 125/152। क्या बात समझ में आया? लिख लीजिए। तुम्हारी मर्जी, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो छोड़ दो।
रोशनी रोशन है। ये हमारे पास 2 बार रिपीट था प्रोसेस। अभी हम लोग देखेंगे ये जो लंबा लिफाफा की है इसका शॉर्ट ट्रिक क्या आएगा। हम लोग जनरलाइज मेथड करेंगे कि अगर हमारे पास लिक्विड है और उसको वेपर बना रहे हैं, फिर कंडेंसेट कर रहे हैं, फिर वेपर बना रहे हैं, कंडेंसेट कर रहे हैं, तो अगर ये रिपीट कर रहे हैं n टाइम्स, n अब वेरिएबल हो सकता है, 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, 6, 7, 100, 50, 1000, करोड़, जितना कर सकते हो। तो अगर हमारे पास जो जितनी बार रिपीट करेंगे, अगर हम जनरलाइज फार्मूला निकाल लें n टाइम्स के लिए, तो हमारे पास डायरेक्ट हम ये डायरेक्ट बना सकते थे, तो वो डायरेक्ट बनाएंगे। मगर जब 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार दिखा दिए। अब हम लोग 2-3 बार दिया रहे, कितनी बार दे रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हो गया। बहुत अच्छा। बढ़े। दिशा, दिशा बताओ। हुआ तो लिखना जल्दी। नोट्स जो लास्ट में पीडीएफ भेजते हैं क्लास के बाद, फ्रूटफुल होता है कि ऐसे हम बस फालतू मेहनत कर रहे हैं? वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, मगर भेज दीजिएगा। बढ़े आगे। हो गया बाबू, कहाँ देख रहा है? हम सोचे कि कौन चीज छूट गया था, हम आगे देख के घर आगे उठ के देख ले। क्वेश्चन देखो, पढ़ना अभी एक बार। हजार बार हम लोग क्या करने वाले हैं, लिक्विड से वेपर बनेंगे, फिर वेपर को कंडेंस करने वाले हैं। ये एक स्टेप है, लिक्विड से वेपर, वेपर से कंडेंस, ये एक स्टेप है। अब ये एक स्टेप को कितनी बार रिपीट करने वाले हैं? 1000 बार, 1000 टाइम रिपीट करने वाले हैं। तब आपको बताना है कि हमारे पास लिक्विड का मोल फ्रैक्शंस कितना होगा। बात समझ में आया? चलो, सबसे पहला यहां से समझना कि जब फर्स्ट टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर जब हमारे पास होगा, फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास YA बाय YB लिखेंगे। ये लिक्विड से वेपर वाला होगा। या तो इसको चेंज ऐसे कर देते हैं, जो कड़ी तुम लोग समझते हो उसी को हम लोग इसी को इक्वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड से चेंज होगा किसमें? वेपर में। फिर हमारे पास किसमें होगा? वेपर से लिक्विड में, सॉरी वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉरी लिक्विड से वेपर, वेपर से हमारे पास फिर से लिक्विड, लिक्विड से फिर हमारे पास वेपर से फिर हमारे पास। यहीं तक जनरलाइज करेंगे, एक ही स्टेप में जनरलाइज कर देंगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे हमारे पास वेपर। तो वेपर के लिए जो हमारे पास YA बाय YB जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास? P0A इंटू XA बाय हमारे पास P0B इंटू XB। इसको हम पहले टाइम के लिए डायरेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। ये मोल यहीं पे डायरेक्ट एग्जैक्टली यही रिपीट होता है, बस उसको लिख देते हैं YA के जगह पे XA और YB के जगह पे XB, यही नंबर तो रिपीट होता है। फिर इस लिक्विड को हमारे पास यहाँ पे जो होगा ये ऐसा ही लिख सकते हैं, बस वो एक्चुअली में क्या होगा, ये हमारे पास XA डैश बाय XB के बराबर हो जाएगा। वही चीज तो है।
अब यहां से समझना, अगर हमारे पास वाई ए डबल डैश बाय वाई बी डबल डैश, यहां पे जो लिक्विड हमारे पास जो वेपर लिक्विड में बना, उस वेपर को फिर से क्या कर रहे हैं, लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं। अब वहां पे हमारे पास वेपर बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। अब हमारे पास लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की क्या था, वाई ए डैश बाय वाई बी, ये लिक्विड वाला ही तो है। तो ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास वाई ए डैश बाय पी नॉट बी इंटू वाई बी डैश। क्या वाई ए डैश बाय वाई बी डैश का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, पी नॉट ए हमारे पास, अच्छा इसको एक बार पूरा लिख देते हैं ना, पी नॉट ए इंटू हमारे पास पी नॉट ए इंटू एक्स ए, हमारे पास पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिख सकते हैं। देखो तो ये दूसरी, जब ये पहला हमारे पास था, ये फर्स्ट, ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा होगा। दूसरी बार में देखो तो जनरलाइज करोगे तो क्या आ रहा है, पी नॉट ए हमारे पास ये 2 टाइम्स इंटू एक्स ए आ रहा है डिवाइड बाय पी, या इसको ऐसे बेहतर करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए बाय हमारे पास पी नॉट बी एक्स बी, ये इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर है। तो ये जो दूसरी बार रिपीट हो रहा था पावर कितना आ रहा है, 2, तीसरी बार रिपीट करेंगे तो पावर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही यही हमारे पास जो होगा एक्स ए डबल डैश बाय एक्स बी डबल डैश, ये किसके बराबर होगा, वाई ए डबल डैश बाय वाई बी डबल डैश। ट्रिपल डैश करोगे तो फिर से ये फॉर्मूला आ जाएगा, फिर से उसको पुट करोगे पावर 2 की जगह 3 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें कि वाई ए हमारे पास ट्रिपल डैश बाय वाई बी ट्रिपल डैश जो होगा वो हमारे पास पी नॉट ए बाय हमारे पास पी नॉट बी, ये हमारे पास 3 इंटू एक्स ए बाय एक्स बी होगा। तो ये तीसरी बार में ये आ रहा है, तो जितनी बार रिपीट करेंगे उतना टाइम्स होगा हमारे पास। क्या बात समझ में आया, 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो पावर 2, अगर 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो पावर 3। तो अगर हमें यहाँ पे n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो n आ जाएगा। तो n का बस यहाँ पे हमारे पास हमारे पास 4 n टाइम्स, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वाई ए बाय वाई बी इज इक्वल्स टू हमारे पास पी नॉट ए बाय हमारे पास पी नॉट बी, ये क्या आ जाएगा n इंटू हमारे पास एक्स ए बाय एक्स बी। अब वो फॉर्मूले में जाए जो जहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहे हैं वहाँ पे पुट करके डायरेक्ट बना सकते हो। देखना 3 तिया 9 स्क्वायर आएगा, और हमारे पास कितना था, 5 बचे 25, मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उस वाले में। और इस वाले का तो अभी आंसर निकालना, वो घर में करना, इसका क्वेश्चन का अभी सॉल्व करो। अरे तो 1000 बोला तो इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो ना, ये सॉल्व नहीं करने बोलेगा। जब 1000 बार आएगा, 2 का पावर 1000 बार आएगा तो उसी के फॉर्म में लिखा रहेगा, इसी के फॉर्म में लिखा रहेगा, समझे, सॉल्व नहीं करने बोलेगा। मगर 2-3 बार जो लिखा रहेगा तो वो तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला भी फॉर्मूला का, अच्छा डायरेक्ट ये हम ही लिख देते हैं भाई, पी नॉट ए कितना था हमारे पास, इसको 3/5 कर दे, 300 और 500 20 कैंसिल हो जाएगा, जेई के हो, ये हमारे पास 1000 बार आएगा। एक्स ए का वैल्यू कितना था रे, 3/8, 5/8, 8 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3/, क्लियर। अरे हाँ बन जाएगा वो क्वेश्चंस, ना 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 इतना तकलीफ कैसे है, इतना तकलीफ हो जाएगा, अरे छोड़ दो बाबू, पीडीएफ तो भेज ही देते हैं। ठीक है, ग्रुप से हटाओ इसको रे। तो हरामी आदमी है साला, सपेरा पाल के रखा है, ग्रुप से हटाने बोले, कुछ अच्छा काम करने बोलेंगे उसमें नहीं, जैसे हटा, अरे हाँ हटाते हैं, कैसे नहीं हटाते हैं। आयुष बाबू जो नहीं समझ में आया वो पूछो, और पीछे ना बैठो, धरती आगे खाली है। अरे क्या कर रहा है, अरे फोन निकाल के फोटो, हम बोल रहे हैं पीडीएफ जब भेज ही देते तो तुम्हारा पीडीएफ फोटो बढ़िया आता है,
तो फिर नहीं भेजते हैं। हरामी आदमी है तुम लोग यार। चलो हो गया ये, झपकाओ थोड़ा सा। तुम कम बोला करो, वो ज्यादा बहुत बोलता है, तुम कम बोला करो। अरे हो गया। इसे बनाने से पहले, अच्छा ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बाद में लिखना, पढ़ाएंगे तुम लिखेगा, मारेंगे थप्पड़ बस है पक, बाद में लिखते रहना, तस पे छोड़ दो। बाकी लोग लिख लेता, तुम कहाँ सोया रहता है। कौन लिख लिया? कोई नहीं लिखा है, सब हरामी आदमी है यार। चलो अच्छा, पीडीएफ भेजने के बाद तो लिख लेते हो ना। चलो चलो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को देखना। ये तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। देखो ये चीज हमने इससे थोड़ा सा बनाया है, देखो सोचना। ये आपको बताया था एक, और बताया कर्व हमारे पास पीएस वर्सेस हमारे पास क्या था, वाई ए, बताया ना। तुमसे यहां से पूछा क्या है, 1/x और 1/y हमारे पास दिया हुआ। देखो कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट 1 और 2, मतलब a और b के जगह पर ये क्या लिख दिया हुआ, 1 और 2। तो हमारे पास x1 का वैल्यू क्या दे दिया, x1 एंड y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। जो xa और ya लेते हैं तो वहां पे क्या लिख दिया हुआ है, x1 और y1, वो a का दिया हुआ है। तो हमारे पास पूछा द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर प्लॉट ऑफ 1/x वर्सेस 1/y। अब यहां से देखो, एक बताए थे पीएस वर्सेस पीवाई, तो उस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, या तो फिर दूसरा इक्वेशन यहीं से ले लो, वाई ए इज इक्वल्स टू हमारे पास ये जो पढ़ते हो पी ए बाय हमारे पास पी एस करते हो। अब यहां से देखो वाई ए वाला टर्म्स आ गया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इस केस में हमसे पूछा क्या है कि एक 1/x से कंसिडर कर लेना, ए के जगह 1 कंसिडर कर लेना, बी के जगह 2 कंसिडर कर लेना, तो हमें ए के टर्म्स में ही निकालना है। दूसरा हमारे पास एक्स ए वर्सेस हमारे पास वाई ए 1/y, इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो ये दो हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए, उसी से हम लोग बना लेंगे। तो देखो यहां पे वाई ए बराबर पी ए बाय पी एस होता है। अब यहां से देखना वाई ए बराबर क्या, वाई ए पी ए को लिख सकते हो हमारे पास पी नॉट ए इंटू हमारे पास एक्स ए, पी एस को क्या लिख सकते हो, एक्स ए हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। क्या इसको सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन में चेंज करोगे? लीनियर इक्वेशन में जब चेंज होगा तो उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। तो x यहाँ पे देखो हमारे पास पहला 1/y कंसिडर कर लेना, ये y होगा और ये x कंसिडर कर लेना। तो इस फॉर्म में जब आएगा तो जो 1/x से जो मल्टीप्लाई 1/y से मल्टीप्लाई होगा वो स्लोप हो जाएगा, और जो सिर्फ पी नॉट हमारे पास पी नॉट के टर्म्स में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो वो स्लोप दे देगा। तो सॉल्व करोगे, शायद आई थिंक ऑप्शन डी आना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एक बार खुद से ट्राई करना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस सिंपल डेरिवेशन है। बता दिए कहां से डेराइव होगा, पुट करना, ट्राई करना, बस ये ट्राई करना कि ये 1/x और 1/y के टर्म्स में लाना है। क्लियर करोगे? चलो देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। When two non हमारे पास volatile solute is added on the solvent, the हमारे पास pure vapor pressure of solvent, नहीं रुक जाओ, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। चलो
हमारे पास नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास हमने पढ़ा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या होगा, हमारे पास पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब है कि रॉल्स लॉ से जितना प्रेशर दिखा रहा है उससे ज़्यादा दिखा देना, तो वो हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारे पास रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हमारे पास रॉल्स लॉ में जो प्रेशर दिखा रहा है उससे कम दिखा देगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ज़्यादा दिखा दिया तो, कम दिखा दिया तो, क्लियर। उसी चीज को समझेंगे तो लिखना टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगरबत्ती जला लो। टाइप ऑफ हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक साइड आपको लिखना है पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे साइड लिखना है आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। हमारे पास आइडियल केस के में क्या था कि अट्रैक्शन ऑफ ए, अट्रैक्शन ऑफ बीबी और अट्रैक्शन ऑफ सीसी, ए बी ए और बीबी आपस में सबका अट्रैक्शन क्या था, सेम था, या अप्रॉक्स सेम मानते हैं। अगर सेम नहीं तो अप्रॉक्स सेम मानेंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम हो जाए। अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो अट्रैक्शन में कुछ चेंजेस आएगा, मगर वो लगभग मानते हैं कि सेम हो जाएगा। स्प्लिट पर्सनैलिटी अभी कुछ देर पहले बोले थे ना, यही है इसमें। चलो अब यहां से समझना, तो अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, कब पॉजिटिव डेविएशन, कोई बता पाएगा कि हमारे पास अट्रैक्शंस के बेसिस पे कैसे बोल पाएंगे। अच्छा ये तो लिख चुके हैं ना, नॉन आइडियल के लिए हमारे पास रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो फिर पॉइंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे लिख चुके हो, क्लियर। अब यहां से सिर्फ लिख ही देते हैं, या अच्छा नहीं, रॉल्स लॉ लिख लेना, नॉट अप्लीकेबल। यहां पे हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन Pa प्लस हमारे पास Pb, हमारे पास PS, Pa प्लस हमारे पास Pb। Pa Pb क्या है, पार्शियल प्रेशर, उसको लंबा लिखोगे तो P नॉट A इंटू एक्स है, Pb को लिखोगे तो P नॉट B इंटू एक्स बी। तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा, मगर ये दोनों बराबर तो थोड़ी होगा, वो क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ग्रेटर होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा दिखाएगा। हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जितना कैलकुलेट करेंगे उससे कम हो जाएगा। अब यहां से बेस देखना अट्रैक्शंस पे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हमारे पास अट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी का जो अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ए और हमारे पास या बी की कंपेयर में, यहां पे हमारे पास अट्रैक्शन हमारे पास ए बी का एज कंपेयर टू ए और हमारे पास बी। हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कब दिखाएगा, हमारे पास अट्रैक्शन कम हो, तो हमारे पास ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, ए और बी का। मतलब पहले उन दोनों में अट्रैक्शन अच्छा खासा था, मगर जब दोनों को मिक्स कर दिया तो अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अगर कम अट्रैक्शन है तो लिक्विड से जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा, अगर पकड़ के नहीं रखेगा तो इजिली एस्केप कर सकता है ना, इजिली एस्केप करेगा तो लिक्विड से किस में चेंज होगा, वेपर में, और ज्यादा वेपर में चेंज होगा तो वेपर प्रेशर तभी तो ज्यादा है। बात समझ में आया। अगर हमारे पास यहां पे अब अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, ए बी का अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन बना उसमें पहले से ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, तो पकड़ के रखेगा, अगर पकड़ के रखेगा तो वेपर में जाने के चांसेस कम, अरे पकड़ के रखे तो लिक्विड से वेपर जाने का चांसेस कम, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। क्या बात समझ में आया,
तो अगर हमारे पास अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, और अट्रैक्शन घटेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? तीसरा आते हैं हमारे पास डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हमारे पास डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, हमारे पास डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, और क्या बताए थे? डेल्टा, हाँ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। थर्ड यहां पे भी हमारे पास डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। चलिए अब यहां पे आइएगा, हमको कौन बताएगा डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म से बताना है आपको यहाँ पे, या ग्रेटर देन जीरो के कंपेयर में बताएं, या पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म से बताएं? ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा? मिलाने के बाद क्या होगा? अरे बोलो ना रे। यहां समझना, हमारे पास एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने लिखा था, या फिर बोला था एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज्यादा मोल्स होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। दोनों पहले अलग अलग कंटेनर में था तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम कम था, मगर जब वो अलग अलग था तो अरेंज है, मगर जब दोनों को मिक्स कर दिए हो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? एक कंटेनर में बढ़ गया। अगर एक कंटेनर में बढ़ गया तो हमारे पास एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो इस केस में भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, या फिर बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो। तो कौन सा लिख दे, ग्रेटर देन जीरो वाला या पॉजिटिव वाला? इस केस में भी हमारे पास वही होगा, अब इक्वल टू लिखना है ना, पॉजिटिव। अच्छा, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ग्रेटर देन और लेस देन के बेसिस पे आएगा, तो अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन ही कर देते हैं जीरो। ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिसिबल लिक्विड की या इमिसिबल? मिसिबल की बात कर रहे हैं। तो मिसिबल अगर कर रहे हैं तो वो मिसिबल को मिलाना पड़ता है, वो अपने आप मिलेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू, दूसरा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में नेगेटिव। कैसे होगा नेगेटिव? अट्रैक्शन कम है तो कैसे पॉजिटिव होगा? टूटेगा, नेगेटिव होगा। तो फिक्स एक पर तक समझना। कितने लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव होगा, कितने लोग बोल रहे हैं नेगेटिव होगा? तो दोनों में डाल खड़ के, किस में? नेगेटिव में। खूब समझा, नेगेटिव में डेल्टा एच हमने पूछा है ऑलरेडी, पॉजिटिव तूने मान लिया। हाँ, हमारे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर स्पॉन्टेनियस रखना है तो हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव। ये अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ये टर्म्स क्या होना चाहिए? एस हमारे पास पॉजिटिव है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए समझना, अगर उसी चीज पे बेसिस पे चल रहे हो तो समझना कितने केस पॉसिबल होते हैं। यहां से देखना, हमारे पास क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमारे पास इसको अगर नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव कब हो सकता है? कि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो, ये हमारे पास वैल्यू जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव में हो। तो हमेशा क्या आएगा? ओवरऑल नेगेटिव। तो ये हमेशा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अभी रुक जाओ ना,
दूसरा, ये हमारे पास नेगेटिव और कब हो सकता है कि ये हमारे पास क्या आ जाए, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाए। ये अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये ऊपर से हमारे पास अगर इसको नेगेटिव मानेंगे तो अगर ये टर्म छोटा होगा तो ये हमारे पास बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तब भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये टर्म छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर ये टर्म छोटा कब होगा, जब लो टेम्परेचर पे रखोगे। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। दूसरा समझना, अगर हमारे पास डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो अब हमारे पास देखो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई, पॉजिटिव ये रहेगा मगर फॉर्मूले में क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा कब होता है, जब हमारे पास स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे नहीं। हाई टेम्परेचर रखोगे, लो टेम्परेचर पे रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा देगा, मगर हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो बड़ा देगा, बड़ा देगा तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा, अब हमारे पास कि ये नेगेटिव और ये अगर पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास नेवर स्पॉन्टेनियस। तो तुम जो बोल रहे हो, अगर हमारे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो दो केस में पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों पॉसिबल है। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस वाले में तो रिएक्शंस कभी नहीं हो सकता, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलो तुम्हारा ये वाला हो गया। अब समझना, हमारे पास दो, एक जब सब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया है, सर ने भी पढ़ाया है, तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कर्व पढ़ा होगा कि जब दो आइटम्स आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होगा, फिर बाद में रिपल्शन होगा। क्लियर? और अट्रैक्शन से बस यहां से हमको ये समझाना था कि अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, घटती है, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन से हमारे पास घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बोल सकते हैं रिपल्शन बढ़ रहा होगा। अट्रैक्शन घटा मतलब रिपल्शन बढ़ा। अगर रिपल्शन बढ़ा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी कब, जब एनर्जी ऐसे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो हीट जब एब्जॉर्ब होता है तो साइन क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होगा ना। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इस किस में जब मिक्स करोगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां से बनना, यहां पे अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, अगर एनर्जी घटेगी तो एनर्जी घटाने के लिए एनर्जी का लॉस करेगा, और लॉस ऑफ एनर्जी को किससे दिखाते हो, क्या बात समझ में आया? दूसरा समझना, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यहां पे हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। किसी का लेस देन 0, कैसे लेकर आए ग्रेटर देन 0 अभिषेक, कैसे इंक्रीज होगा, तो वही तो पूछ रहे हैं ना, क्या बोले जैसे जैसे आंसर लेकर आए हो। देखो हम इसलिए बोलते ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, एग्जाम में पता होगा मगर कॉन्फिडेंस अगर लो रहेगा तो ए मारते चक्कर में बी मार दोगे, तो इसलिए बोलने देते ताकि तुम्हारा अपना जो आंसर ले आए तो उस पर अडिग रहो। तुम्हारे बगल वाला तुम वो उसको पता नहीं है कि उसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मगर अगर एग्जाम के समय अगर वो बता देगा तो तुम पक्का वही मार के आओगे। और ये तब होता है जब तुम्हारा ऐसा तुम कम पढ़े हो या कॉन्फिडेंस हो ही नहीं अपने आंसर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कैसे लेकर आया, छोड़ ही दे देंगे। किसी का कुछ और करना है, अरे बोलो क्या, अरे जाई लो, अट्रैक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है, अट्रैक्शन अगर घट रहा है तो मतलब हम बोल सकते हैं रिपल्शन बढ़ रहा होगा। तो जो नया मॉलिक्यूल्स आएगा उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा ना। अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर पे बैठेगा, दूर दूर पे रहेगा, और दूर दूर पे रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम मान के चलो दोनों 1-1 लीटर लिए हो, तो जब डालोगे अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर रहेगा, तो 2 लीटर से क्या हो जाएगा ज्यादा,
मान के चलो 3 ही मान लिए, तो फाइनल कितना कंसंट्रेशन वॉल्यूम है 3 लीटर, पहले कितना था 2 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, तो 3 माइनस 2 1, क्या आया पॉजिटिव आएगा। 2 लीटर से थोड़ा सा भी बढ़ा 2.1 ही कंसिडर कर लो, 2.1 माइनस 2 क्या आएगा ग्रेटर देन 0। और यहां पे देखो अगर हमारे पास अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा होगा तो जो एक बैच में मान के चलो कि 5 लोग बैठे, वो 5 में इसमें क्या हो रहा था कि पांचों अलग अलग बैच में था, अट्रैक्शन ज्यादा है तो पांचों एक बैच में बैठा हुआ, जगह कम घेरेगा, जगह कम करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा घट जाएगा, कि जब दोनों 1 लीटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 लीटर से कम हो जाएगा। तो मान के चलो कि हमारे पास 1.5 लीटर हो गया। 1.5 लीटर कितने लोगों को नहीं समझ आता होता ना, 1.5 कितने लोगों को नहीं समझ में आता, 1.5 पौना 0.75। चलो हमको भी बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहा। 1.25, अरे वो परसेंटेज के बेसिस पे बोल रहे हैं, 1/4 को 1 में 1/4 ऐड कर दोगे तो वो सावा हो गया। अगर 75% किसी का ले रहे हो तो पौना हो गया, वो टाइम में अगर जब करोगे। चलो अरे चलो चलो चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो ये हमारे पास लेस देन 0। क्लियर इतनी बातें। अब यहाँ बोलो, पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर ज्यादा, ऐसा नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। हाँ कौन से पैरामीटर को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, से बोले बहुत तो ये वाला अट्रैक्शन वाले में। देखो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो मतलब अट्रैक्शंस कम होना चाहिए, कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास कम होगा तो प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा। अट्रैक्शन कम है तो लिक्विड से वेपर जल्दी बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा है। तो वही चीज़ है कि प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा, और इस केस में क्यों ऐसा हो रहा है कि अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन का बन रहा है वो कम है, कम है, इसकी वजह से लिक्विड से जल्दी हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, वेपर। टेम्परेचर कांस्टेंट ही रख रहे हैं, इस केस में भी कांस्टेंट, इस केस में भी कांस्टेंट, टेम्परेचर पे चेंजेस नहीं करें, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे अट्रैक्शन क्या होगा, घट गया। अगर अट्रैक्शन घट गया तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ करना है, टेम्परेचर पे कोई चेंजेस नहीं। और उसको अगर बॉइलिंग पॉइंट से करना चाहोगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा इस केस में, और इस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब देखेंगे हमारे पास कौन सा ऐसा लिक्विड होगा जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और कौन ऐसा है जिसमें हमारे पास नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो अब याद करो, क्या मैंने पहले क्लास में कुछ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बताया था? हाँ, तो बताओ सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन किसका था रे? यहाँ तो है था नहीं। अब बस खाली ये मेरे को बता दे मैंने क्या बोला भी। हाँ, तो अब बता इसका आंसर। कितने लोगों को याद है? बोल आयुष। आगे बढ़ते जाओ ना सीक्वेंस। वैसे किसको याद है? बोल बोल, बोल। चुप रहे, बोलते जा। अरे बोलना बोलना, कॉन्फिडेंस गलत होगा, हम कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ आयन इंड्यूस डाइपोल। हाँ आगे, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। अच्छा, उसमें हमारे साथ शायद डाइपोल इंड्यूस छूट गया, तब डाइपोल इंड्यूस, उसके बाद लास्ट में इंड्यूस आएगा। सबसे ज्यादा आयन आयन का, उसके बाद आयन और हमारे पास डाइपोल का, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आयन इंड्यूस डाइपोल का, फिर डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, और सबसे लास्ट में इंड्यूस का। इंड्यूस मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा? इंड्यूस। जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसको क्यों बोलेंगे? डाइपोल।
अच्छा, अब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे पता करते हैं? किसने कुछ बोला? अभिषेक बोला। अरे तो सही तो बोल रहा है, काहे तुम? ये जब होता है ना, कोई दूसरा बोलेगा तो हम कुछ कमेंट करेंगे, मगर जब हम बोलेंगे ना तो कोई कमेंट करेगा तो हम बोलवे नहीं करेंगे, सीखेगा ही नहीं। तो जब हमारे पास किसी का भी नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आ जाए तो वो हमारे पास नॉन पोलर होता है, चाहे उसके बॉन्ड पोलर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल अगर डाइपोल जीरो हो गया तो वो नॉन पोलर। अगर ओवरऑल डाइपोल अगर हमारे पास जीरो के बराबर नहीं आया, पॉजिटिव या नेगेटिव आए, उससे कोई फर्क नहीं। अगर कुछ आ रहा है मतलब वो पोलर हो गया। क्लियर, ये इतनी बात है। तब यहां से देखेंगे, अगर हमारे पास जो अट्रैक्शंस होगा, अगर अट्रैक्शंस का अमाउंट अगर बढ़ रहा होगा, अलग अलग इंडिविजुअली जो होगा वो अगर बढ़ रहा होगा, तो हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और पहले जो अट्रैक्शन होगा उससे अगर घट रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहां से सीधा जनरल एग्जांपल समझना कि अगर हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझना, कोई भी एक एसिड बोलो। HCl ले लिए, दूसरा हमारे पास पानी। समझना, जब हम HCl को पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस। ऐसा लिखते हैं H प्लस एक्वस और Cl एक्वस। अब यहां से समझना, H प्लस क्या है? डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है या आयन है? पानी क्या है? डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है या आयन है? डाइपोल है। अब यहां से वापस आना है, HCl क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। वाटर क्या है? H बॉन्डिंग शो करता है। मगर जब मिलेगा तो कौन सा इंटरेक्शन हो गया? आयन डाइपोल। क्या इन दोनों से ज्यादा है? अरे ये डाइपोल डाइपोल, ये H बॉन्डिंग, और यहां पे क्या हो रहा? आयन डाइपोल, सेकेंड टाइप का इंटरेक्शन। उससे पहले आयन आयन ही तो था। तो ये इंटरेक्शन क्या हुआ? बढ़ा। तो बढ़ा तो इंटरेक्शन अगर बढ़ेगा तो हमारे पास कौन सा शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। हैं? क्लियर, समझ में आया ये चीज? नहीं, इसमें कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे H2SO4 ले सकते हो, प्लस वाटर ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। तो सिंपली क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है उससे अगर बढ़ रहा है तो होगा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। इसी तरह आप कोई भी हमारे पास बेस ले सकते हो और प्लस वाटर, वो भी तो वही सेम काम करेगा। ये बेस क्या देगा? H प्लस OH माइनस देगा, तो वो आयंस में टूटेगा, फिर से क्या हो जाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या होगा? क्लियर यहां तक? दूसरा, अब हमारे पास यहाँ पे इसका एग्जांपल समझना। इसमें क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। हमारे पास क्या होगा? अट्रैक्शंस का अमाउंट घटेगा। अब अट्रैक्शंस का अमाउंट कैसे घटेगा वो समझना। वाटर प्लस C2H5OH। अब यहां से, अच्छा हमने जीओसी में एसिड कैरेक्टर बताया था। बात करने में मजा आता, कोई बोले कर दो। फंक्शनल ग्रुप में हमने एसिडिक एसिड बताया था। भैंस की आंख। हमारे पास बताया था कि एसिडिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप में ऑर्डर बताया था। सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड और सबसे लीस्ट किसका बताया था? अल्काइन का। वहां पे आपको याद हो तो वाटर में, वाटर और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। तो अब यहां से वाटर में इथेनॉल जब मिला रहे हो, मिथेनॉल इथेनॉल मिला रहे हो, तो एसिड जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो ये H हमारे पास H प्लस वाले में टूट नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होता है? वाटर और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ दूसरे को क्या बनाएंगे? द कौन सा इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के साथ H बॉन्डिंग शो करते हैं। अच्छा वहां पे H बॉन्डिंग ही, अच्छा नहीं, यहाँ पे डाइपोल लिख दिए थे। नहीं, एसिड H बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, हमारे पास H बॉन्डिंग। यहाँ पे भी क्या होता है?
एच बॉन्डिंग। अल्कोहल, जैसे देखो अल्कोहल लिक्विड में फेज में होता है, अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, अट्रैक्शन अच्छा खासा है, पानी में डालते हो तब भी वो सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी का रीजन भी क्या होता है? एच बॉन्डिंग। हमने बताया था पानी में दो ही चीज सॉल्युबल हो सकता है, या तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो या तो फिर एच बॉन्डिंग हो, उससे कम वाला पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये सॉल्युबल होता है, मगर यहां से समझना वाटर को जब अल्कोहल में डालेंगे तो ये वाटर हमारे पास OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, यहां पे अगर हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर और अल्कोहल के बीच H बॉन्डिंग बनेगा। ये वाटर और अल्कोहल का बीच जो H बॉन्डिंग बनता है वो वीकर होता है। अगर जब वीकर हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में? तो ये हमारे पास पॉजिटिव, बस हमारे पास किसी केस में देखो यहाँ पे हमारे पास H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्यों घट जाता है? क्योंकि C2H5 बेहतर है, सो क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच बनता है। तो यहाँ से जो O और H लगा होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस I और प्लस H से डोनेट कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या कर देगा? घटा देगा। घटा देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी घट गई तो H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो ये सीधा सिंपल सा होता है कि इसमें भी H बॉन्डिंग है, इसमें भी H बॉन्डिंग है, और रिजल्टेंट भी H बॉन्डिंग बनेगा, मगर स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम हो गया। अगर स्ट्रेंथ कम हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? बात समझ में आया? अरे हाँ है ना। चलो सेकंड पॉइंट देखना हमारे पास। अरे भैंस की आंख, चुप। हमारे पास एसीटोन प्लस हमारे पास जो दूसरा है इथेनॉल, इथेनॉल। यहां से एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। एसीटोन क्या होता है? ये CH3, हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डाइपोल है। दूसरा इथेनॉल हमारे पास H बॉन्डिंग शो करेगा, मगर जब मिक्स कर दोगे तो वो H बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पहले नीचे और नीचे था तो घट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये अट्रैक्शन घट रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? इसी तरह आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे CCl4 प्लस CHCl3, पेज नंबर 8। जितना ज़्यादा देख, जिसमें ना समझ में पूछ लेना, सबके केस में वही है। हमारे पास चौथा कि सबके केस में क्या होगा? अट्रैक्शन हमारे पास घटेगा। CCl4 प्लस हमारे पास इथेनॉल मिथेनॉल क्या लिखे थे? क्लोरोफॉर्म लिखे थे। हमारे पास टॉल्विन, पांचवा हमारे पास CCl4 प्लस CH3OH। और एग्जाम्पल देखना हो मॉड्यूल में दिया हुआ है, लिख सकते हो। चलिए लिख लीजिए। फोर्थ में किसमें? नेगेटिव पॉजिटिव, CCl4 प्लस टॉल्विन। किसका? हाँ, और सब में वही है, जो अट्रैक्शंस का ट्रेंड लिखवाया था ना, वो इसीलिए लिखवाया था कि ताकि ऐसे पता कर पाओ। बेंजीन और नेफ्थलीन, बेंजीन तुम्हारा हो गया नॉन पोलर, नेफ्थलीन तुम्हारा पोलर हो जाएगा। वो तो काइंड ऑफ दोनों हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये काइंड ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। हाँ, क्योंकि वो दोनों हाइड्रोफोबिक हो जाएगा तो सॉल्युबल कुछ होता नहीं है, तो काइंड ऑफ उसी के आसपास आ जाएगा।
एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है क्या? बेंजीन प्लस मेथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन। हो गया? चलो नेक्स्ट देखना, अब हमारे पास ये नेगेटिव डेविएशन और ये जो पॉजिटिव डेविएशन हुआ उसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक हमें पढ़ना है जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का? अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस केस में जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है। इस चीज को समझेंगे, थोड़ा सा एक चीज बताएंगे और भी इंटरेस्टिंग। दूसरा, अगर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो उस केस में वेपर प्रेशर हाई, पॉजिटिव डेविएशन दिखा देगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट इस केस में मिनिमम हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा। एक है मैक्सिमम और मिनिमम। अब यहां से छोटा सा समझना, सबने अभी तक कभी ना कभी इलेक्ट्रिशियन के शॉप गए हो, वहां पे एक चीज देखते हो सोल्डिंग वायर। वो क्या है? सॉलिड में है, वायर जो सॉलिड में है। अब हमारे पास जो है वो रॉड बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होता, जो सोल्डिंग आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होता, गर्म तो जरूर होता है मगर बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होता। उसको थोड़ा सा ऐसे तुरंत पिघल जाता है। मगर अगर उतना ही हीट पे क्या हम कोई आयरन का या दूसरे मेटल का अगर लेके जाएं, क्या वो मेल्ट करेगा? तो वो उसी जैसा क्या एग्जाम्पल हो गया, वो हमारे पास हो गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो जब हमें कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करके, वो सॉलिड का मिक्सचर है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना, बस वो कॉन्सेप्ट को रिलेट करवा रहे हैं कि अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसका इंडिविजुअल दोनों से, जितना दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों से अगर कम मिले तो उस केस में हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर दो सॉल्यूशन और दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और मैक्सिमम कब ऑब्जर्व होगा? जब नेगेटिव डेविएशन होगा। मिनिमम कब ऑब्जर्व होगा? जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर इतनी? तो उसी चीज को देखने वाले हैं। तो अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रॉपिक एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें हमारे पास लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दोनों सेम होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सॉल्यूशन है, लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड का हमारे पास मोल फ्रैक्शन और वेपर का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होगा। मगर नॉन आइडियल कंडीशन है, ये रॉल्स लॉ तो है नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? नॉन आइडियल से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अबर क्या होगा कि ऐसा मिक्सर होगा जिसमें हमारे पास जितना लिक्विड में वेपर प्रेशर है उतना ही हमारे पास, लिक्विड में जितना मोल फ्रैक्शन है उतना ही वेपर में भी मोल फ्रैक्शन होगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक में ही हमारे पास क्या क्रिएट होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अब यहां पे लिखते हैं हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो यहां से क्या समझना आया? इफ कंपोजिशन of liquid phase and vapor phase are identical, then solution is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर? कहाँ फुसफुसाते रहते तुम लोग आपस में? पास नहीं कर रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी। किसमें? उर्दू में, फारसी में?
ओ, सब बीमार हो गए हो तुम लोग। क्या हो गया? बस ये टॉपिक पढ़ा के खत्म करेंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म हो जाएगा ताकि हमारे पास। देखो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहला अगर हमारे पास पॉइंट्स बनाते रहना, बस मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। आइडियल सॉल्यूशन में आपने ऐसा कर्व बनाया था, जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये क्लियर। पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स ए एक्स बी करते रहना। आप बता, अरे ये पहले नहीं बनाए थे? अच्छा ये नहीं बनाए थे शायद। अच्छा देखो यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो हमने लिखा था पीएस जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा, तो आइडियल वाले से ज़्यादा होगा तो ये ऊपर वाला लाइन होगा, और हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो पीएस नीचे शिफ्ट हो गया। बस यही चीज़ है, हम लगा ये बता चुके हैं। दूसरा आप समझना, एक हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर हम ये चीज ले रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कर्व हमने ड्रॉ किया था, क्लियर। अब यहां से ये आइडियल के केस में, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा कर्व ड्रॉ किया था, ऊपर हमारे पास लिक्विड था और नीचे हमारे पास वेपर, क्लियर। अब यहां पे आना, इस केस में क्या होगा? अब देखो हमारे पास यहां पे, ठीक है एक मिनट, हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, ठीक, एक कर्व जो बनेगा, ठीक है। अब यहां से देखना, ये हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व है, तो अगर ये हम प्रेशर वारी कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन जब करेंगे, या पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास नहीं वो चीज बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो होगा, देखो यहाँ पे आइडियल में ऐसा कर्व बनेगा, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन में समझना, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन का जो होगा वो दोनों से ज्यादा। पॉजिटिव डेविएशन हो तो टोटल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। टोटल प्रेशर ज्यादा होगा, वो ए पी नॉट ए से भी ज्यादा और पी नॉट बी से भी ज्यादा, तो ये ऊपर वाला लाइन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा, अब यहां से जो नीचे वाला जो लाइन होगा वो हमारे पास, अब ये नॉन आइडियल है तो ये ऐसा कर्व मत सोचना, इसमें जो कर्व आएगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा,
ऐसा। अब देखो यहां से अगर हम यहाँ पे पी नॉट ए कंसिडर कर रहे हैं, पी नॉट ए कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास पी नॉट बी, क्या देखो यहां से पी नॉट ए और पी नॉट बी से ये तीसरा पॉइंट जो आया वो दोनों से ज्यादा है। अगर दोनों से ज्यादा है तो इस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास ऊपर वाला जो मान यहाँ पे ऊपर कंसिडर करते थे, ये हमारे पास लिक्विड का कंसिडर करते थे, नीचे वाला वेपर। देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन जो देख रहे हो लिक्विड और वेपर वाले का, वो दोनों का क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इस केस में हमारे पास क्या मिल रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बात समझ में आया? तो इस केस में हमारे पास ये जो कंडीशन है वो हमारे पास P मैक्सिमम का है। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या होगा, P मैक्सिमम। क्लियर? और ये P मैक्सिमम P नॉट ए से और P नॉट बी से दोनों से ज्यादा होगा। ये भी लिख लेना कहीं पे साइड में, यहां से लिख देते हैं P नॉट P मैक्स जो हमारे पास P नॉट ए से ज्यादा होगा हमारे पास P मैक्सिमम, और हमारे पास P नॉट बी से भी। अब देखना जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम। इन दोनों से, दोनों P नॉट ए से और P नॉट बी से दोनों से कम आएगा। इस केयर में जो हमारे इस पॉइंट में हमारे पास जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास नीचे वाला कर्व एज इट इज रहेगा, जो वेपर वाला है वो एज इट इज रहेगा, जो लिक्विड वाला है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा। अब देखो यहां पे अगर हमारे पास P नॉट ए कंसीडर कर रहे हैं, ये P नॉट बी, तो ये जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास दोनों का वेपर प्रेशर से कम होगा। तो ये इस केस में क्या आएगा हमारे पास, ये जो कंडीशन आएगा P नॉट मैक्सिमम मिनिमम, ये यहां पे जो कंडीशन है वही फिर देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर में आइडेंटिकल। तो यही हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। किस केस में, नेगेटिव डेविएशन में। और नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर मिनिमम, और हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P मिनिमम। अब यहां से दूसरा एक और छोटा सा एक लास्ट हमारे पास ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे याद करो कि दोनों हमारे पास क्या होता था, वो कर्व जैसा बनाते थे, इसमें एक स्ट्रेट लाइन होता था। अब अगर यहां पे जो बनाओगे वो हमारे पास कैसा आएगा, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं, नहीं यहाँ टेम्परेचर आ गया ना, प्रेशर आ गया, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऐसे आइडियल में पढ़े थे। यहाँ पे वही टी टी भी कर सकते हो। दूसरा अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से इस केस में फिर से देखना, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो नीचे वाला हमारे पास एज इट इज होगा, अच्छा कर्व गलत बन गया, नीचे वाला एज इट इज होगा, ऊपर वाला हमारे पास बेंड हो जाएगा। कर्व ठीक से नहीं बन रहा, ऐसा। अब ये जो बॉइलिंग, यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो टी ए हमारे पास नॉट लिखते थे और यहाँ पे टी बी नॉट जो लिखते थे बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों से नीचे आएगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास वही चीज़ हो गया। और इसमें भी अगर देखोगे तो मोल फ्रैक्शंस क्या आ गया हमारे पास, दोनों में सेम, लिक्विड और वेपर के लिए। यहाँ पे पता ना प्रेशर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ये वेपर वाला, ये हमारे पास वेपर वाला और ये हमारे पास लिक्विड का। अब यहां पे समझना, इस केस में वेपर प्रेशर क्या था, मिनिमम, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो इस केस में ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाला जो होगा वो कर्व वो चेंज हो जाएगा, ऐसा। अब ये हमारे पास
अच्छा उल्टा बना दिए हैं बार बार। हमारे पास इधर नीचे था ना, और इधर हमारे पास ऊपर, ऐसे। इस केस में ऐसा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है? तो हमारे पास बस इतना छोटा सा बात समझना था कि जब हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उस केस में हमारे पास कितना कण छोटा कटा कर दे, अरे हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। हमारे पास जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, और हमारे पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो मिनिमम होगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया, नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन दे के पूछेगा कि किस केस में हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, किस केस में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, या मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा और मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, तो आपको दे देगा। आपको पहचानना है कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है या पॉजिटिव डेविएशन, उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। क्लियर ये इतनी बात है? ग्राफ भी समझ में आ गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, जिसका हमारे पास जो कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो दोनों सेम होगा। और ये कब अचीव किया जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए या नॉन आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए। और नॉन आइडियल है तभी वहां पे हमारे पास जो आता है ये तभी कट करेगा ग्राफ, वरना आइडियल होगा तो कट ही नहीं करेगा। बात समझ में आया? थैंक यू एवरीवन। कितने बजे तक क्लास था?